Good morning, everyone. So, we were on the topic stationary waves. स्टेशनरी वेव्स जो टॉपिक था हमारा, उसमें मैंने एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट दीज आर द वेव्स विच आर एट रेस्ट. ये वो वेव्स हैं जो कि रेस्ट पे रहती हैं. बट हाउ अ वेव कैन बी एट रेस्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो वेव्स होती हैं वो दोज आर ऑलवेज इन मोशन. जैसे प्रोग्रेसिव वेव के नाम से जानते हैं, जो आगे फॉरवर्ड हो रही हैं, जो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही हैं. या फिर आपने पढ़ा है इंसिडेंट वेव. इंसिडेंट वेव सेम वेव दैट इज़ मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन. वो जब किसी रिजिड किसी फाइनाइट बाउंड्री से टकराती है तो उसकी एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होती है. बट ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेव्स आर इन मोशन. ये हमेशा मोशन में रहती हैं. लेकिन स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? जिनमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का कॉम्बिनेशन होता है. जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं वो किसी मीडियम में चलती हैं तो उनके सुपर पोजिशन से, उनकी इंटरमिक्सिंग से एक थर्ड टाइप की वेव जनरेट होती है. और वो वेव ऐसी होती है कि उसमें जो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं. उन पॉइंट्स की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन पे रहेगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन पर रहेगा. तो जो आपकी स्टेशनरी वेव्स हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन उनका किसी भी बिल्कुल फ्रेश तरीके से नहीं होता है, बल्कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के कॉम्बिनेशन के थ्रू उनका ओरिजिन होता है. तो दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स. और स्टेशनरी वेव्स की जो डेफिनेशन है दैट ऑलरेडी यू हैव रिटन, ये लिखी है यहाँ पर कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस with the same speed along the same path superpose each other, the resultant wave does not travel in the either direction and is called stationary or standing wave. तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि इंसिडेंट वेव बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनको, उनकी फॉर्मेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें एक जो है इंसिडेंट वेव होनी चाहिए और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव होनी चाहिए. दिस इज़ द कंपलसरी कंडीशन. अगर ऐसा है तभी स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो सकती हैं. दूसरी बात, जो दोनों में सेम चीज़ें हैं वो ये है, डायरेक्शन तो अपोजिट होनी चाहिए लेकिन जो सेम चीज़ें हैं उनमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, पाथ, ये सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी स्टेशनरी वेव्स जनरेट होंगी. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेशनरी वेव्स के बनने के लिए क्या होता है कि वेव यहाँ से अगर स्टार्ट हुई, सपोज दैट फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज़ स्टार्टेड, तो इतना पाथ कवर करने के बाद इसके सामने एक रिजिड बाउंड्री आ जानी चाहिए, क्योंकि उसी से टकराकर जब ये वापस लौटेगी तो इसकी रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होगी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी स्टेशनरी वेव. ओके. तो मीडियम के पास रिजिड बाउंड्रीज होनी चाहिए, फाइनाइट बाउंड्रीज होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, इसी बीच में स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होना है. ओके. तो उसके बाद आता है नेसेसरी कंडीशंस, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है. दिस टॉपिक ओनली यू विल अंडरस्टैंड, इसलिए कि क्योंकि अगर इससे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप दे सकते हैं. बट दिस नथिंग यू विल राइट. इसमें लिखा है यहाँ पर कि हैंस अ स्टेशनरी वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन अ फाइनाइट मीडियम विच हैज़ इट्स बाउंड्रीज. ओके. तो ये कुछ भी आप नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना है इसमें, टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स आपको नोट करना है. ठीक है. अब जब बात करते हैं टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्या होता है कि जो आपने ये डेफिनेशन लिखी थी, इसी डेफिनेशन में दो टाइप्स वही बन जाते हैं आपके जो मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स होते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. तो एक टाइप हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स और दूसरा टाइप हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स. ओके. तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं है. जो आप ये डेफिनेशन लिख रहे थे इसमें व्हेन टू आइडेंटिकल के बाद में अगर आप वर्ड लगा देंगे ट्रांसवर्स, व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स, और पूरी डेफिनेशन सेम रखेंगे, देन इट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स.
और अगर आप व्हेन टू आइडेंटिकल के बाद में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लिखते हैं देन इट विल बी द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको सेम लिखनी है और जहाँ पर भी आपको ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल डिफाइन करना है वो वर्ड आप एडअप कर देंगे इसमें। ओके, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दो पार्ट्स में इसको लिखना होगा बस। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग और आपका ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो आप आगे देखेंगे मोस्टली कि इस तरह की हेडिंग आपको मिलेंगे, ग्राफिकल ट्रीटमेंट या फिर एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अगर आपके पास बुक है, सेलर हो रहा है या एनसीईआरटी है तो उसमें भी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल। तो एनालिटिकल वर्ड हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज़ को ड्राइव करके डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ करना होता है। और ग्राफिकल ट्रीटमेंट का मतलब कि आप जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, उसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में ओनली द टॉपिक ग्राफिकल ट्रीटमेंट इज़ देयर। इसके बाद एक टॉपिक एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स भी आएगा, लेकिन वो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, बस आपको ग्राफिकल ट्रीटमेंट स्टडी करना है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह का है, लेट्स सी द क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स में। और क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल ट्रीटमेंट जो हेडिंग है वही आपको करना है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। और उसके लिए जो ग्राफ यहाँ अवेलेबल कराया गया है वो ग्राफ मैंने आपको शो कर दिया है, देखिए, लुक एट दिस ग्राफ। और सेम यही ग्राफ आपको बनाना है अपनी कॉपी में एंड यू हैव टू टेक द प्रॉपर स्पेस फॉर दिस। आपको एक प्रॉपर स्पेस लेना है, लगभग ये ग्राफ आपकी कॉपी का जो होल पेज है दैट विल कवर। ओके, पूरे एक पेज में ये ग्राफ आ पाएगा। अब ये ग्राफ को कैसे बनाना है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे यहाँ दे रखा है, जैसे आपकी कॉपी रखी है उसी कंडीशन में आपको बनाना है। मतलब जो कॉपी की आपकी जो लेंथ है, लेंथ वाइज बनाना है। और जितना बड़ा जो पेज की ब्रेथ है उस होल ब्रेथ को कवर अप करिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो डायग्राम बना है उस डायग्राम के मेन जो पार्ट्स हैं वो हैं 5, ठीक है। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5। तो ये 5 पोर्शंस ही आपको बनाने हैं, ऊपर वाले 2 एक्स्ट्रा हैं ये नहीं बनाने होंगे। मगर इन 5 पोर्शंस के बीच की जो गैपिंग है ना, जैसे ये पूरी तरह से क्लियर दिखाई देनी चाहिए डायग्राम में। ऊपर वाले 2 पार्ट्स जो बने हैं वो किस पर्पज़ से बने हैं कि आपको बताया गया है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के कॉम्बिनेशन से बनती हैं स्टेशनरी वेव्स। तो ये सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाया है कि ये जो है ये इंसिडेंट वेव जा रही है, इंसिडेंट को सॉलिड कर्व से दिखाया है। और जो इससे बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आई है वो आपकी जो है रिफ्लेक्टेड वेव है, उसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। दोनों सेम जो है एम्पलीट्यूड की हैं और सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑसिलेशंस भी बराबर हैं। कितने ऑसिलेशन बनाने हैं, तो देखिए एक ऑसिलेशन यहाँ फिनिश हो जाता है, दूसरा ऑसिलेशन यहाँ, तो 2 ऑसिलेशंस आपको बनाने हैं। बीच वाली जो लाइंस हैं ये लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये लाइंस आपको हेल्प करेंगी डायग्राम बनाने में। क्योंकि कहाँ पीक बननी है, कहाँ वैली बननी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बीच में कितनी लाइंस हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स सी द लाइंस। ये तो आपकी दोनों साइड की फिक्स्ड बाउंड्रीज हो गई। उसके बीच में जो लाइंस आ रही हैं उनमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस आपको बीच में ड्रॉ करनी है। तो डायग्राम बनाने से पहले इतना काम करिएगा कि दोनों साइड फिक्स्ड बाउंड्रीज बनाइएगा, बीच में 7 लाइंस बनाइएगा और उसके बाद में ये जो ऑसिलेशन है ये बनाना स्टार्ट करिएगा। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सबसे पहले जब आप पहला डायग्राम बनाने जाएँ तो लेफ्ट साइड में लिख दीजिएगा टाइम इंस्टेंट स्मॉल t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आप बनाएंगे ओरिजिन O। ओके, फिर जहाँ तक आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना है ऊपर +2a और नीचे -2a लिख देंगे। बाद में डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इतनी पोजीशन में आपको ये मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमें एक डायग्राम बनाना है। फिर आप क्या करेंगे अब इस डायग्राम के अंदर आपको 3 जो है वो टाइप्स की वेव्स दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक बीच में सॉलिड लाइन है, एक उसके नीचे
डॉटेड लाइन है और एक सबसे ऊपर जो बनी है वो सबसे ज़्यादा थिक कर्व बना है। तो जो सबसे ज़्यादा थिक कर्व बना है वो है स्टेशनरी वेव, यानी कि इन दोनों के मिलने से बनने वाली वेव। जो बीच की सॉलिड लाइन है वो क्या है, इंसिडेंट वेव, और जो नीचे डॉटेड लाइन बनी है वो है रिफ्लेक्टेड वेव। तो पहले आप इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड बनाएंगे और फिर बाद में थिक वाली लाइन बनाएंगे। तो आपको डायग्राम बनाने में ध्यान रखना है कि पहली वाली जो आपको पीक बनानी है वो 1 2 3 वर्टिकल लाइंस के बीच में बनानी है, ठीक है। थर्ड वर्टिकल लाइन पे ये पीक जो है वो मीन लाइन के पास में आ जाएगी। मीन लाइन भी पहले आपको शो करनी है, ये मीन लाइन है जो बीच में स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद दूसरा ऑसिलेशन फिर से अगेन बिटवीन 3 लाइंस, फिर अगेन 3 लाइंस एंड अगेन 3 लाइंस। तो पूरा आपका जो है वो 9 लाइंस को ये कवर कर लेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम फेज में मिली हैं, जैसे यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो बन जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, यानी कि आपकी जो स्टेशनरी वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। इसी तरह से नीचे भी मैक्सिमम है। बीच में कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जैसे ये है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड 0। ओके, दूसरा डायग्राम आप बनाएंगे t इज इक्वल टू T/4 पर। डायग्राम को पहले बनाने की कंडीशन मैं सिखा रही हूँ कैसे बनाना है, उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरा डायग्राम जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि पहली वाली दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में आपको ये 1/4 पोर्शन लेना है। इसका मतलब ये हुआ जैसे आपकी पूरी वेव ये होती है, ठीक है, तो इतना पार्ट वेव का ये 1/4 कहलाएगा, ठीक है। तो ये 1/4 पार्ट आपको यहाँ दिखाना है। ऊपर वाला डॉटेड है, नीचे वाला सॉलिड है, ठीक है। फिर बीच में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हाफ पार्ट है वेव का, ऐसे ही नीचे डॉटेड का हाफ पार्ट आ रहा है। फिर इसी तरह से आप कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें आप सोच रहे हैं कि स्टेशनरी वेव कहाँ गई, तो इसमें बीच की जो थिक स्ट्रेट लाइन है वही स्टेशनरी वेव है, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों वेव्स अपोजिट फेज में मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है वो अपोजिट फेज में मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर। तो ये एक की पीक है, एक की वैली है, तो जब दोनों मिलेंगी तो कहाँ पर आएगी रिजल्टेंट वेव, 0 डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि बीच में। तो हर एक जगह ऐसा ही हो रहा है और रिजल्टेंट वेव इसमें स्टेशनरी है। उसके बाद जो थर्ड डायग्राम आता है उसमें क्या होता है, वेव की फेज फिर से चेंज हो चुकी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेव जो है कभी सेम फेज में मिल रही हैं दोनों, और कभी जो है वो आउट ऑफ फेज मिल रही हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेव फर्स्ट डायग्राम में यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी कि पीक से। थर्ड डायग्राम में वैली से स्टार्ट हुई है, लेकिन डायग्राम सेम फेज में है, यानी कि जो आपकी स्टेशनरी वेव है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स को दिखा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये है, लेकिन फर्स्ट डायग्राम का अपोजिट डायग्राम थर्ड है। आपको आगे वाले डायग्राम्स बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड जस्ट अपोजिट हैं, एक जैसे भी हैं। और ऐसे ही आपका सेकेंड का अपोजिट डायग्राम फोर्थ है, क्योंकि सेकेंड डायग्राम में डॉटेड लाइन से स्टार्टिंग हो रही है, ऊपर डॉटेड लाइन बनी है, लेकिन फोर्थ डायग्राम में क्या है, ऊपर सॉलिड लाइन, लेकिन है उसी से रिजेंबल करता हुआ, क्योंकि स्टेशनरी वेव जो है वो मिडल में आ चुकी है। इसी तरह से आपका जो फिफ्थ डायग्राम है दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू द डायग्राम नंबर 1, वो बिल्कुल डायग्राम फर्स्ट के जैसा ही है। तो आपके ये 5 डायग्राम्स का कॉम्बिनेशन है, प्लस एक चीज़ और आपको लिखनी है, एक चीज़ मैंने अभी बताई भी नहीं है, वो ये है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जैसे ये वाले जो पॉइंट्स जहाँ पर पीक बनती है, ये जहाँ पर वैली बनती है, वो कहलाते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट। इसलिए इनका एक अलग नाम रखा है, वो नाम होता है इनका एंटी नोड्स। ओके, एंटी नोड्स। तो सिंबल बनाना होगा आपको एंटी नोड्स का। तो बीच में ये जो पॉइंट्स हैं ये एंटी नोड्स हैं, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स ये कहलाते हैं नोड्स। तो नीचे सिंबल बना होगा इनके नोड एन। तो ये सिंबल आपको मैं अभी दिखा दूंगी। उसके अलावा वेवलेंथ्स, तो वेवलेंथ्स मतलब पता है आपको कि वेवलेंथ में अगर आपका ये डायग्राम है तो इतना पार्ट आपका कहलाता है पूरा लैम्डा, इतना होगा तो λ/2, और अगर इतना ही कवर हो रहा है तो λ/4। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक λ/4 है, फिर λ/2 है, फिर 3 λ/4 है, फिर लैम्डा है, और इसी के रेस्पेक्ट में आगे सारे पॉइंट्स पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो डायग्राम है वो इतना है, और इस डायग्राम में आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन आपको कैसे करना है वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू मेक द डायग्राम।
पहले आप डायग्राम बनाइए अच्छे से, डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इफ एनी थिंग विच इज़ नॉट क्लियर then ask to me, okay, then I'll make you understand. So now it is finished. Thank you.